वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है रोल ऑफ स्किन इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। द स्किन इज़ द ऑर्गन विच हेल्प्स इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। पहले भी हमने बताया था स्किन वो ऑर्गन है जो टेम्परेचर को सूटेबल लिमिट में रखने में बॉडी टेम्परेचर को हेल्प करता है। तो देखें अब ये फंक्शन कैसे कर रहा होता है स्किन। when the receptors in skin detect change in body temperature, जो रिसेप्टर्स होते हैं जब वो डिटेक्ट करते हैं बॉडी टेम्परेचर में जब चेंज आता है फ्रॉम अ सेट पॉइंट। देखें ह्यूमन बीइंग्स का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है जहां ह्यूमन बॉडी मैक्सिमम एक्टिविटी करती है। अगर इस टेम्परेचर से कम हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए या इंक्रीज़ हो जाए, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो याद रखिएगा इंक्रीज़ और डिक्रीज़, अगर इस टेम्परेचर से या टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है देन रिसेप्टर सेंड, फिर रिसेप्टर्स जो चेंज को परसीव करने वाले हैं वो नर्व इम्पल्स भेजेंगे ब्रेन में, यानी ब्रेन में नर्व इम्पल्स के थ्रू मैसेज जाएगा। फिर क्या होगा, इट अकर्स बाई फीडबैक मैकेनिज़्म टू करेक्ट टेम्परेचर। जैसे हमने फीडबैक मैकेनिज़्म आपको पढ़ाया था, नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक होम्योस्टेसिस में, अगर आप लोगों को याद है तो। यानी अगर एक चीज़ इंक्रीज़ कर रही है तो एक लिमिट पे जाके फिर नेगेटिव फीडबैक उसको इनहिबिट करता है। पॉजिटिव फीडबैक में एक चीज़ इंक्रीज़ होती है, फिर जब बहुत से ज़्यादा बढ़ती है फिर नेगेटिव फीडबैक उसको लिमिट में रखा जाता है। इसी को फीडबैक मैकेनिज़्म कहते हैं और इससे के थ्रू टेम्परेचर मेंटेन होगा। अब देखें बॉडी के अंदर कैसे टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। एक कंडीशन है, इफ़ द टेम्परेचर स्टार्ट रेज, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने का मतलब ये है कि अंदर हीट बढ़ रही है, हीट में इजाफा हो रहा है। तो पहले क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा प्रोडक्शन ऑफ स्वेट, पसीना आएगा। द स्वेट ग्लैंड स्टार्ट टू प्रोड्यूस एंड एक्सक्रीट स्वेट। स्वेट ग्लैंड्स का काम है पसीना बनाना, भी इनका काम है, और पसीने को बाहर निकालना, सिक्रेट करना भी इनका काम है। द स्वेट एक्यूमुलेट्स एट द सरफेस, फिर ये जब प्रोड्यूस होगा, सिक्रेट होगा, तो ये कहाँ पे जमा होगा, जल्द की सरफेस में जमा होगा, विच एवोपरेट्स विथ हीट एनर्जी। फिर ये गैसियस फॉर्म में एवोपरेट होगा और उसके साथ अंदर जो हीट एनर्जी वो भी रिलीज़ होगी, एंड द बॉडी फील्स कूलिंग। इस तरह से हम कूल फील करते हैं। तो ये बच्चे पहला मेथड था। दूसरा मेथड क्या है, इंक्रीज टेम्परेचर में लेइंग डाउन ऑफ हेयर्स। हॉट कंडीशंस में जो मसल्स होते हैं जो अटैच्ड होते हैं, सही है, हेयर्स के साथ, वो रिलैक्स होंगे। ठीक है, अब रिलैक्स होंगे तो क्या होगा, अलाउज हेयर टू लाई फ्लैट अगेंस्ट द सरफेस ऑफ द स्किन। तो वहाँ पर यानी जो एयर है वो क्या रहेगी, allows the hair lie against surface of the skin। वहाँ पर वो जो स्किन है वो फ्लैट रहेगी। इस तरह से क्या होता है, हॉट कंडीशंस में हीट लॉस होती है क्योंकि वहाँ वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तीसरा है वेज़ोडाइलेशन। वेज़ोडाइलेशन याद रखिएगा बच्चे, ब्लड वेसल्स का डायलेट या डायमीटर में बढ़ जाने को वेज़ोडाइलेशन कहते हैं। आर्ट्रियोल्स यानी आर्टरीज की सबसे छोटी जो नालियां हैं, फाउंड इन नेटवर्क इन डर्मिस, ये डर्मिस में पाई जाती हैं। डायलेट बिकम वाइड या डायमीटर इंक्रीज होगा, सही है, विच इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड। जब ये डायलेट करेंगे इनका डायमीटर बढ़ेगा, ब्लड फ्लो भी इंक्रीज होगा, एज वेल एज इट ब्रिंग्स द ब्लड वेसल्स नियर द सरफेस ऑफ द स्किन। इसकी वजह से स्किन के बिल्कुल करीब आ जाएंगी वेसल्स, विच अलाउज मोर हीट लॉस। अब ये ब्लड के अंदर होती है हीट, जब ये स्किन के करीब आ जाएंगे आर्ट्रियोल्स तो हीट लॉस होगी, दिस प्रोसेस ऑफ वेसल डायलेशन। और इस तरह से जो हीट लॉस हो रही वेसल डायलेशंस की वजह से इसी को वेज़ो डायलेशन कहते हैं। तो ये 3 मेथड्स हैं जब टेम्परेचर रेज होगा। अब याद रखें कोल्ड कंडीशंस में जिन इलाकों में सर्दियां होती हैं वहाँ बॉडी ने कौन सी एडाप्टेशंस की हैं। तो पहले याद रखिएगा इरेक्शन ऑफ हेयर्स। जब भी हमें सर्दी लगती है, आप लोगों ने देखा होगा हमारे बाल जिसे कहते हैं भाई बाल खड़े हो गए, तो ये कौन खड़े कर रहा है, याद रखिएगा द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट
अंदर जो हेयर के नीचे मसल्स हैं जिन्होंने हेयर्स को पकड़ा हुआ हेयर फॉलिकल से, वो कंट्रैक्ट होंगे, पुलिंग द हेयर्स अपराइट। इस तरह से वो हेयर्स सीधे खड़े हो जाते हैं। इससे क्या होता है, ट्रैपिंग अ लेयर इंसुलेटिंग एयर टू नेक्स्ट स्किन। पहले वहाँ वो स्किन के ऊपर क्या हो रहा था, सरफेस के पास आ रहे थे ब्लड वेसल। यहाँ क्या होगी, जब ये मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे तो एयर वहाँ इंसुलेट होगी, हीट एनर्जी वहाँ अंदर कंजर्व, और इस तरह सर्दियों में ये मुकाबला करते हैं। नॉट इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव इन ह्यूमन, ये इंसानों में इतना मुअस्सर नहीं है, ये ज़्यादातर जानवरों में होता है। वेजो कंस्ट्रिक्शन, स्टूडेंट्स याद रखें, ब्लड वेसल्स का डायमीटर में कम हो जाना। नैरोइंग ऑफ ब्लड आर्टरियोल्स, ये देखें ब्लड जो आर्टरीज हैं उनके नैरो हो जाना। ऑफ डर्मिस, जो कहाँ पाई जाती हैं, ये डर्मिस में पाई जाती हैं, जो सेकेंड लेयर थी। विच रिड्यूसेस द ब्लड फ्लो इन कैपिलरीज, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कम होगा क्योंकि ब्लड में हीट होती है। इस तरह हीट लॉस नहीं होगी, लेस हीट लॉस होगी और ये हीट कंजर्व रहेगी। डिक्रीज इन स्वेट प्रोडक्शन, याद रखिएगा, यानी पसीना कम निकलेगा और इस तरह हीट लॉस नहीं होगी। द स्वेट ग्लैंड स्टॉप टू प्रोड्यूस, एंड ना प्रोड्यूस करेंगे स्वेट ग्लैंड्स, पसीने को ना एक्सक्रीट करेंगे, सो इट प्रिवेंट्स फ्रॉम एनर्जी लॉस। इस तरह से भी एनर्जी लॉस से बचा जाएगा। तो ये दो कंडीशन समझा दी। एक तीसरी कंडीशन है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट। इन कोल्ड कंडीशंस द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन द ऑर्गन इंक्रीजेज जनरेटिंग मोर हीट, यानी हमारा जो अंदर सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिज्म जिसे कहा जाता है ऑर्गन में, वो इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से हीट जनरेट होगी, विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द बॉडी, और फिर वो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी इन द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड के साथ, यानी वो हीट पूरे बॉडी तक जाएगी। और फिर याद रखिएगा, इट प्रिवेंट्स लॉस थ्रू एडाइपोस टिश्यू इन द हाइपोडर्मिस, के अंदर एक फैटी लेयर है, हमने कहा था स्टूडेंट्स, वहाँ पर ये क्या करेगा, हीट लॉस होने नहीं देगा। विच वर्क इज़ इंसुलेशन लेयर, और दूसरा क्या है, ये फैट्स इंसुलेशन लेयर का काम करेंगे, यानी हीट को अंदर कंजर्व करेंगे और बाहर जाने से रोकेंगे। तो ये एक है इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट है। तो फिर ये इधर वहीं बात की गई है, बॉडी टेम्परेचर फेल्स, बॉडी टेम्परेचर राइजेस। बॉडी टेम्परेचर कब राइज करता है, जब राइज करे बॉडी टेम्परेचर, ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी, डायमीटर बढ़ेगा, जिसकी वजह से हीट लॉस होगी टू द एनवायरनमेंट, स्वेट ग्लैंड्स स्वेट निकालेंगे, एज फ्लूइड एवोपरेट्स हीट इज़ लॉस फ्रॉम द बॉडी। ये बच्चे पहले भी हमने पढ़ा है, जब बॉडी टेम्परेचर फॉल्स हो जाए यानी गिर जाए तो क्या होगा, ब्लड वेसल्स कंट्रिक्ट होंगी, जिसे वेजो कंट्रिक्शन कहा, हीट कंजर्व रहेगी, स्वेट ग्लैंड्स स्क्रीट भी नहीं करेंगे, शिवरिंग होगी, बालों का अप राइट खड़ा हो जाना, इनवॉलेंट्री कंट्रक्शन ऑफ मसल्स जनरेट्स हीट विच वार्म्स द बॉडी। इस तरह से ये मेथड्स हैं जिनके ज़रिए बॉडी क्या कर रही है, हीट अप हो रही है। अब जो एक्सक्रीशन का रोल है, रोल ऑफ लंग्स टू कीप CO2 कंसनट्रेशन टू सर्टेन लेवल। अब देखें लंग्स का भी काम क्या है कि यानी ये ख़ास हद तक रखता है इनको, कार्बन डाइऑक्साइड को। टिश्यूज सेल्स प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन। याद रखिएगा, एरोबिक रिस्पायरेशन वो ब्रेक डाउन ऑफ फूड है स्टूडेंट्स, जो ऑक्सीजन की या O2 की प्रेजेंस में होती है। तो जब एरोबिक रिएक्शन रिस्पायरेशन होती है तो वहाँ CO2 बहुत मकदार में बनता है। एज बट passes थ्रू टिश्यूज़ या ब्लड कैपिलरीज, दिस CO2 डिफ्यूज इनटू द ब्लड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के साथ डिफ्यूज़ हो जाएगी, वेयर इट्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। यहाँ ये पानी के साथ रिएक्ट करके एक एसिड बनाएगी जिसे कार्बोनिक एसिड कहते हैं। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय एंजाइम्स, और इस देखें रिएक्शन में एंजाइम्स भी हिस्सा लेते हैं, और उस एंजाइम का नाम है कॉल्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रेजेंट इन द RBCs। कार्बोनिक एनहाइड्रेस ये एंजाइम रेड ब्लड सेल्स में होती है। द कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट, फिर ये कार्बोनिक एसिड एक तो हाइड्रोजन आयन में डिवाइड हो जाता है और बाइकार्बोनेट HCO3 आयन्स में
इस तरह जो द लेवल ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ब्लड कंटिन्यूसली मॉनिटर्ड, वहाँ ये हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन या तादाद को देखा जाता है। उसके लिए स्पेशल डिटेक्टर्स हैं, कैरोटिड बॉडीज़, जिनको हम कहते हैं कैरोटिड बॉडीज़। दीज आर द स्पेशल डिटेक्टर्स टू मॉनिटर द लेवल ऑफ द हाइड्रोजन आयन। एंड ओआर्टिक बॉडीज़, दूसरी ओआर्टिक बॉडीज़ और कैरोटिड बॉडीज़, ये इनका काम है उस हाइड्रोजन आयन के लेवल को देखना। मोस्ट ऑफ द बाइकार्बोनेट आयन्स डिफ्यूज़ फ्रॉम आरबीसी टू ब्लड प्लाज्मा, फिर वो रेड ब्लड से डिफ्यूज़ होके प्लाज्मा में चले जाएंगे। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ CO2 इज़ कैरी, थोड़ी अमाउंट कैरी की जाएगी, ले जाएंगे और आरबीसीज़ में डिज़ोल्व कर देंगे। व्हेन द ब्लड रीचेस लंग्स, जब यहीं ब्लड लंग्स में पहुंचेगा, दीज बाइकार्बोनेट्स आयन आरबीसीज़, फिर दोबारा से इन आयंस को आरबीसीज़ या रेड ब्लड सेल्स में भेजेंगे। वे आर अगेन कन्वर्टेड इनटू कार्बोनिक एसिड, फिर दोबारा ये क्या होगा, कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे ऊपर बताया था। देन इनटू CO2, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। CO2 डिफ्यूज़ आउट ऑफ ब्लड कैपिलरीज, फिर ये ब्लड कैपिलरीज के थ्रू डिफ्यूज़ आउट, और फिर अल्यूलाई, वो जो टिनी सेक्स थे मिलियंस के फॉर्म में अंदर छोटे छोटे लंग्स में, उन्हें अल्यूलाई कहेंगे, वहाँ डिफ्यूज़ होगा। वी आर इट एक्सपेल्ड आउट व्हेन ब्रीथिंग आउट, फिर वहाँ ये ब्रीथिंग के प्रोसेस के थ्रू एक्सपेल आउट हो जाएगा। ये आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में जैसे दिखाया गया है। ये इफ़ द CO2 लेवल इंक्रीजेज इन ब्लड, अगर CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाए ब्लड में, pH ऑफ ब्लड स्टार्ट इंक्रीजिंग, इस तरह से देखें उसका pH भी बढ़ेगा। सो देट रिसेप्टर्स सेंड अ मैसेज टू कंट्रोल सेंटर, फिर वहाँ से जो रिसेप्टर्स हैं ये क्या करेंगे, ब्रेन को मैसेज भेजेंगे। वेयर अल्टीमेटली इंक्रीज द ब्रीथिंग रेट, जाहिर सी बात है जब ये कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेगी फिर ये कंट्रोल सेंटर में जाएगा, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से एक्सपेल आउट CO2 एफिशिएंटली, और अच्छे अंदाज में कार्बन को बाहर निकाल देंगे, और इस तरह इसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाता है। अब है रोल ऑफ किडनीज इन कंट्रोलिंग ब्लड कंपोजिशन। किडनी का भी बच्चे होम्योस्टेसिस में बहुत बड़ा रोल है। तो देखें, ब्लड इज़ अ फ्लूइड हैविंग सेल्स, ब्लड के अंदर भी बहुत सारे सेल्स हैं। इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में क्या होता है, इट कंटेन हाई अमाउंट ऑफ वाटर, एक तो वाटर है, सोल्यूट्स होते हैं लाइक सोडियम, क्रोमियम, कैल्शियम एंड पोटाशियम एट्सेट्रा, ये चीज़ें इनके अंदर पाई जाती हैं। विथ नाइट्रोजीनियस वेस्ट, नाइट्रोजीनियस वेस्ट में यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन आते हैं। लिवर कंटिन्यूसली प्रोड्यूस यूरिया, हमारा जो लिवर है वो यूरिया प्रोड्यूस कर रहा होता है। एंड NH3 और अमोनिया भी, बाई ब्रेकिंग अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स को तोड़ के। वी कंटिन्यूसली टेक डिफरेंट सोल्यूट्स आइंस इन आवर बॉडी, बेटा हम फूड के थ्रू बहुत सारे ऐसे सोल्यूट्स आइंस हम ले रहे होते हैं जैसे सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम वगैरह। द कंसंट्रेशन ऑफ H2O सोल्यूट इन नाइट्रोजनस वेस्ट, तो अब यहाँ पर देखें किडनीज़ क्या काम करते हैं। किडनीज़ ये जो कंसंट्रेशन है वाटर, सोल्यूट की और नाइट्रोजनस वेस्ट जो हमने बताई यूरिया, यूरिक, इनको मेंटेन करता है बाय किडनी। कौन करता है, किडनी, थ्रो प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, एक इसके अंदर प्रोसेस होता है जिसे फिल्ट्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं, उसके थ्रू इसको ये एक लेवल में रखता है। तो बच्चे ये रोल ऑफ किडनीज था। तो स्टूडेंट्स आज हम अपने आप को बताया कि होम्योस्टेसिस कैसे हो रही है, यानी स्किन का इसमें क्या रोल है होम्योस्टेसिस में। फिर हमने देखा लंग्स का एक्सक्रीशन में क्या रोल था होम्योस्टेसिस में, और किडनी का। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।